सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, ना डील ना समझौता, कप्तान का ऐलान। नवाज जरदारी पैसे दें जान छुड़ाएं, उस्मान बुजदार की ऊंची उड़ान, शहबाज गिल को विफाक में लाने का प्लान, मकबूजा कश्मीर से कर्फ्यू हटाने का हुक्म, पाकिस्तानी मौक़िफ़ पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट की मोहर, बुजदार सरकार के अनमोल रतन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। रोज़ाना की तरह हमारा आज भी सेगमेंट होगा खरल कहानी, लेकिन आज जो खरल कहानी है मैं वो सुनकर परेशान और हैरान हो गया हूं। मुझे उस पर यकीन नहीं आ रहा। यकीन जाने, मैंने बल्कि बहस भी किया बाबर डोगर साहब से भी, असद खरल साहब से भी, कि ये खबर बहुत बड़ी है, ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है। उसकी तफसील आप देखेंगे कुछ ही देर में, बस आप प्रोग्राम देखते रहिए। और अगर आपने हमारा लास्ट प्रोग्राम देखा था तो आपको याद होगा कि हमने कल क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा, उस पर बात की थी। तो असद खरल साहब ने और बाबर डोगर साहब ने जो पेशगोइयां की थी, आज वो दोनों दुरुस्त साबित हो गई हैं। मैं भी हैरान हो जाता हूं कि किस तरह इन लोगों को पता चल जाता है कि असद खरल साहब ने कहा था कि शहबाज गिल को तो हटा दिया गया, लेकिन विफाक में जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। और आज नईमुल हक साहब ने यह कह दिया कि जनाब हाँ जी, उनको विफाक में लाया जा रहा है। अब कमाल है, इस पर आज बड़ी बहस होगी मेरी बाबर डोगर साहब से कि वो तो कहते थे कि वो डिफेंड नहीं करते थे वज़ीर आला पंजाब को, तो फिर अब इतना ज़बरदस्त डिफेंड करते थे कि वो जा रहे हैं विफाक में। और बाबर डोगर साहब ने ये उसी दिन कह दिया था कि इनको उस्मान बुजदार साहब के कहने पर हटाया जा रहा है, जबकि वो कहते रहे जी मैंने इस्तीफा दे दिया, मैं हट गया हूँ। ये बातें हमने खास तौर पर करनी है, लेकिन सबसे पहले जो बात करने वाली है वो है डील नो डील। बाबर अवान साहब मिलते हैं इमरान खान साहब से, वजीर आजम से, और वहां से खबर आती है कि कहा जा रहा है किसी सूरत कुछ हो जाए, किसी तरह की कोई डील नहीं होगी। ये बात इस मुलाकात के बाद क्यों सामने आ रही है? कोई काम था, कोई बात थी, और फिर आज ही के दिन नवाज शरीफ साहब से शहबाज शरीफ साहब मिल रहे हैं, कुछ और लोग भी मिल रहे हैं, अहम लोग मिल रहे हैं, ख्वाजा आसिफ मिल रहे हैं। क्यों आज, क्यों? जुमेरात को मुलाकात हुआ करती है जिसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज बाबर डोगर साहब दिया करते हैं, तो इनसे जानेंगे कि हुआ क्या आज की मुलाकात में। क्या सराहियां तो ये हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है मौलाना फजलुर रहमान का भरपूर साथ दिया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने आगे से कहा है कि भाईजान पहले भी मारे गए थे, मजीद ना मरवा दीजिएगा, सोच लें। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल पूरी ताकत के साथ जाना है। अब अभी तक पर्चियां सामने नहीं आई नून लीग की, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब की आ गई थी, तो वो पर्चियां देखते हैं कब आती हैं चंदा इकट्ठा करने की। असद खरल साहब, ये जो आज मुलाकात हुई है, दो मुलाकातें कर लेते हैं, एक जेल में है, एक वजीर आजम से बाबर अवान साहब दिखा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? उधर मुलाकात में कहा जा रहा है कोई डील नहीं होगी, उधर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भाई से मिल रहे हैं जाकर, वहां भी कुछ मुलाकातें हो रही हैं, और आज के दिन गैर मामूली है ये। देखें, एक तो बात यह है कि जो बाबर अवान साहब हैं, आने वाले दिनों में आप ख़बर एक सुनेंगे कि उनको भी कैबिनेट में बाकायदा शामिल किया गया है, उसकी इमरान खान साहब की। अच्छा। और वज़ीर कानून और इंसाफ भी कलमदान उनको दिया जा सकता है। एक तो ये आपको मैं ख़बर दे रहा हूँ। उसके अलावा अगर कोई वजारत दी जाए तो वो अलहदा बात है, लेकिन अभी तक का जो मामला है या ये है, फ़रोग नसीम साहब को कहाँ पर एडजस्ट करना है, उस हवाले से भी एक सोच विचार चल रही है। दूसरी बात जो आपने बात की है डील या नो डील, इमरान खान साहब पहले दिन से इस बात पर यानी बज़िद हैं कि जो भी डील होगी वो कानून कायदे के मुताबिक होगी, पब्लिकली होगी, और नवाज शरीफ और जरदारी जो भी पैसे देंगे वो प्ली बारगेन जो NAO का कानून है उसके तहत वो जमा कराएंगे, और उसके डील जो है वो उस तरीके से होगी। इसके अलावा और कोई तरीका इख्तियार नहीं किया जाएगा। अच्छा, दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो आज जेल के अंदर मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब की, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, और आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, जी जी, उनके वकील हैं। अब ये दो, उसके अंदर भी दो राउंड थे। एक तो थी सियासी मुलाकात जिसमें ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब भी साथ थे। एक तो ये मुलाकात होगी, ये तो सियासत की हद तक कि क्या हमने करना है, क्या स्ट्रेटजीज है, आपस में उनकी मुशावरत की गई है। दो भाइयों के अलहदा हुई है, फिर ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की साथ हुई है, फिर कुछ कलेक्टिव हुई है, कुछ अलहदा हुई। उसके साथ एक मीटिंग जो नवाज शरीफ साहब की हुई है वो एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई है आजम नज़ीर तारड़ उनके जो वकील के साथ है। अच्छा। क्योंकि 18 सितंबर को मेन केस लगा हुआ है नवाज शरीफ साहब की ज़मानत का,
तो परसों यानी वो केस की चूंकि समाअत हो रही है। ये तो आप जैसे बयान कर रहे हैं मुझे लग रहा है वो किसी और पर इतबार ही नहीं कर रहे आज़म तो नज़ीर के अलावा कि कुछ जो बातें कर जाहिर बात है को बहुत सारी चीज़ें जो है वो भाई से भी उन्होंने शायद उनके सामने भी नहीं करना चाहते। फिर कुछ मैसेंजर के तौर पर कुछ आपस में जो पैगामात हैं उसका भी तबादला हुआ। तो मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब ने फीडबैक भी लिया कि उसमें किस हद तक रिलीफ मिलने का इम्कान है। कुछ नवाज शरीफ साहब ने ख़ास चीज़ें कुछ अपने वकील साहब को इंस्ट्रक्शंस दी। अच्छा, अब वो नवाज शरीफ साहब को कहाँ से आई हैं, उन इंस्ट्रक्शन का मकसद क्या है या वो क्यों ज़रूरी थी, इसलिए स्पेशली उन्होंने 1-on-1 जो मुलाकात की उसके अंदर उन्होंने अपने वकील साहब को कुछ हदायत दी हैं। मैं इस पर उसका नतीजा 18 तारीख को या आने वाले दिनों में आपको नजर आना अच्छा, चाहिए। एक बात जो है ना धरने वाली, बल्कि आज़ादी मार्च धरने से तो हटके मौलाना साहब, बाबर साहब ये क्या हुआ है इस मुलाकात में, ये क्या चक्कर हो रहा है? दो अहम मुलाकातें हैं और दोनों एक दूसरे से एक तरह से जुड़ती भी हैं। एक तरफ कहा गया कि जी कोई डील किसी सूरत नहीं, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जाकर मिल रहे हैं भाई से, आज गैर मामूली थी ये मुलाकात। उसामा साहब, फजलुर रहमान साहब जो हैं वो आजकल जो जिनसे वो कनेक्टेड हैं, मरियम की बेटी हैं और कैप्टन सफदर हैं। ये जो पैगाम रसानी का जो सारा काम कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम और नवाज शरीफ को जो कनेक्ट कर रहे हैं, यही दो लोग हैं, कैप्टन सफदर और उनकी बेटी, जो नवाज शरीफ से भी मिल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, मुलाकात तो उनसे हुई थी। सर मेरी अर्ज सुन लें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी मार्च में PMLN शिरकत ना करे, और उन्होंने तो कल मौलाना फजलुर रहमान को भी और आज नवाज शरीफ को भी यहाँ तक भी कह दिए कि जनाब अक्टूबर में तो आजकल रावलपिंडी में तो डेंगू बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में फैला हुआ है, अगर अक्टूबर में धरना मार्च हुआ तो ये ना हो कि कहीं सारे पार्टिसिपेंट्स को डेंगू ही हो जाए, तो कोशिश करें कि हम दिसंबर जनवरी में ये ले जाएं। आप सोचें कि ये आज शहबाज शरीफ ने यहाँ तक कह दिया कि जनाब ये कहीं शुरा जो है ना ये डेंगू के मरीज ही ना बन जाए, इसलिए इसको डिले करें जितना भी डिले कर सकते हैं। ख्वाजा आसिफ जो है वो पहले ही वो ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट खुद ही अपने वेट से गिर जाएगी, हमें कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे हमें बाद में वापसी का रास्ता ना मिले और कहीं हम इनको निकालते निकालते किसी और मुसीबत में फंस जाए। मौलाना फजलुर रहमान जो है उन्होंने नवाज शरीफ को शीशे में उतार लिया। अच्छा, कि जी मैं ये हुकूमत गिरा दूंगा, मैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया नवाज शरीफ को, ला रहा हूं मैं। उसामा साहब उन्होंने ये तो कह दिया कि जनाब मेरे पास 10 लाख लोग आएंगे, 10 लाख 10 लाख 1 मिलियन मार्च, उन्होंने कहा 10 लाख लोग आएंगे, 1 लाख लोग तो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ तक नवाज शरीफ को यकीन दहानी करा दी कि जी हमें ऊपर वालों की भी सपोर्ट है, हमें ऊपर वालों की भी सपोर्ट है, यहाँ तक एश्योरेंस दे दी कि आप बेफिक्र हैं, हमें ऊपर वालों के पास भी सपोर्ट है। और मियां साहब मान गए कि जी एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब तो सर जेल में है, उनको जो भी कोई इस तरह की बात बताता है वो मान जाते हैं। मौलाना ने बहल अपना सौदा जो है बड़े मियां साहब को अच्छी तरीके से बेच दिया और वो कन्विंस भी हो गए हैं। तो पैसे कहां से? अब पैसों का देखिए, ये जो सी में जा रहा है मामला, इसमें दो चीजें हैं। मियां साहब जो है वो तो बज़िद है कि जनाब हर सूरत में हमने आज़ादी मार्च में पार्टिसिपेट करना है। आज शहबाज शरीफ साहब जो उनको मिलने गए हैं, बेसिकली ये आज शहबाज शरीफ की शेड्यूल मीटिंग नहीं थी, बल्कि आज मुलाकात थी नवाज शरीफ के वकीलों की। वो उन्होंने इस्तदा की थी कि जी परसों केस लगा हुआ है तो हमने उनके कुछ सिग्नेचर्स लेने हैं और कुछ जरूरी मुलाकात करनी है, उसमें इनके नाम भी फिर डाले गए कि जनाब ये भी 11 था कि जी इनको भी अलाउ कर दें, ये भी जाएं। कमाल है। जो अंदर जो मेरी जेल खाना जहाँ से बात हुई, मैंने कहा यार ये क्या आप लोगों की तो लग रहा है कोई आपस में सीटी मिल गई है कि अब जब पहले जिस तरह से जब दिल चाहे जाके जितने मर्जी लोग मिल जाएं, तो जिस पर उन्होंने कहा जी कि नहीं ऐसा बात नहीं है, इन्होंने हमें भी धोखा दिया, वकला के नाम थे लेकिन बाद में ये लोग भी साथ आ गए और इनके नाम भी शामिल करने पड़े एंड पर आकर। तो और ये भी मुलाकात में गए हैं। वहाँ पर शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ ने तो पूरा जोर लगाया कि इसको डिले करें या आगे लेके जाएं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है वो बज़िद है कि जी नहीं अक्टूबर में ही होना है। शहबाज शरीफ ने आखिरी पत्ता ये फेंका कि अक्टूबर में तो फिर डेंगू पड़ जाएगा, तो बेहतर है इसको नवंबर या जनवरी में रख लें। अब इसका जो फैसला डेट का है कि ये नवंबर में होना है, अक्टूबर में होना है, जनवरी में होना है, ये CEC करेगी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी PMLN की, वो करेगी। उसमें ये इशू जा रहा है। अच्छा। और उसमें फजलुर रहमान की जो पार्टी की जो है वो भी उसमें एज ऑब्जर्वर उस मीटिंग में बैठेंगे, उनका एक डेलीगेशन उसमें बैठेगा, वो देखेगा उसकी लाइव कार्रवाई।
तो मुझे तो अभी भी शक है कि मियाँ साहब अगरचे के बज़िद हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो कंसेंसस इसमें डेवलप नहीं हो रहा। और फिर दूसरा जो बड़ा इशू डिस्कस होना है, मौलाना तो 500 रुपया पूरे पाकिस्तान से इकट्ठा कर रहे हैं ना, PMLN के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि मौलाना ये भी कह रहे हैं कि कुछ जेबें भी ढीली करें, कुछ हमें पार्टी फंड में भी कुछ चीज़ें पैसे दें ताकि इसमें शिरकत की जाए। अब मैं आपको उसामा साहब, इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था, खान साहब तो बस लेके निकल पड़े थे, उस वक्त ना पैसे थे ना फाइनेंस थे। PMLN इस तरह से नहीं निकलती होती, मियाँ साहब पूरा उस पर होमवर्क करते होते हैं और ये ख़ानदान जो है उसका पूरा एस्टिमेट लगाती है। और ये एक जलसे का होता है, मार्च तो बड़ी बात है, एक जलसे का, एक खाने का जिम्मेदारियां लगती हैं, किसने क्या करना है। अब शहबाज को तो पता है कि मियाँ साहब भी अंदर है, मरियम भी अंदर है, और सारा वजन जो है वो उन्हीं के नाजुक कंधों पर गिरना है सारा, कि उन्होंने जो कुछ अरेंज करना है। और वो फिलहाल वो पार्टी की हाई कमांड जो है ना, वो इस मूड में नहीं है कि इन्हें आज़ादी मार्च में शिरकत करनी चाहिए। हर एक की अपनी अपनी डोगर साहब से मैं एक और चीज़ ऐड करूंगा इन्हीं के साथ, जो आज डोगर साहब जो अचानक जो ख्वाजा आसिफ का, शहबाज शरीफ साहब का और एहसन इकबाल की मुलाकात नवाज शरीफ साहब जो नान एट 11th आवर डाला गया है, वो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पे डाला गया है। शहबाज शरीफ साहब ने ख्वाजा आसिफ को और एहसन इकबाल को कहा, चूंकि वो खुद भी चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब शीशे में उतार चुके हैं भाई साहब को, मैं भाई साहब के आगे जवाब नहीं दे सकता, आप प्लीज मेरी हेल्प करें और नवाज शरीफ साहब के तीनों हम जाके कन्विंस करें और आप मेरी बात को तयद करें कि हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब का साथ नहीं देना चाहिए। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं 1 मिलियन मार्च कि वो इस मिलियन मार्च के हक में नहीं, क्योंकि उनके केसेस इंक्वायरी का मामला भी चल रहे हैं, उनका अपना ख्याल है। होगा जो देखिए साथी है वो नहीं, आप देखिए 1 मिलियन मार्च का मसला देखिए जो अंदर है, अब तक हर सतह पर मौलाना साहब नाकाम हुए हैं। जब से इलेक्शन हुए उसके बाद से मुझे एक सतह पर, अब मैं आपको एक मजेदार बात बता दूं, जितने लोग अंदर हैं, चाहे वो शायद खान अब्बासी हैं, राना सनाउल्लाह हैं, मरियम नवाज हैं और नवाज शरीफ हैं, ये सारे लॉकडाउन और आज़ादी मार्च के हक में हैं। दूसरी साइड पे ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ, ये जो बाहर हैं सारे जेल के सारे आज़ादी मार्च के खिलाफ। ये दिलचस्प बात है, तो आज़ादी मार्च में जिन्होंने जाना है वो उसके खिलाफ हैं, जिन्होंने अंदर बैठे रहना है वो उसके। तो फिर आजादी मार्च का क्या होगा? आजादी मार्च की क्या खुद ही आप समझ फैसला कर रहे हैं। मामला ये है, नहीं सुन ले, मामला ये है कि जो 1 बिलियन का मौलाना साहब ने दावा किया है ना, वो दावा भी वो वापस ले लेंगे, इसलिए कि वफाकुल मुदारस आजकल में वो आपको एक नजर आ जाएगा, इतने कोड ऑफ कंडक्ट सुन ले, कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा कि मदारस किसी के तलबा जो है उनको सियासी एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और इसके बाद अगर मदारस उनके माइनस कर दिए जाए बच्चे, तो बाकी 10 लाख लोग कहां से पूरे करेंगे? ना तो पार्टी जाने के लिए तैयार है, ना नून लीग साथ जाने के लिए तैयार है, ना ज्यादा रात देने के लिए तैयार है। देखिए इमरान खान साहब को धरना इसलिए कामयाब हो गया था, ताहिर अल कादरी क्या 40-50 हजार का क्राउड था और मलक रियाज जैसे लोग जो है वो फाइनेंस भी कर रहे थे। वैसे मामला ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को भी इसके अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं एक चीज भी क्लियरली कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी मौलाना को बलूचिस्तान में अकोमोडेट कर रहे हैं साहब, वो पता है एंगेज करना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इस धरने को इस्तेमाल करें वो अपनी किसी डील के लिए। शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनको पता है कि अगर धरना हुआ तो वो उनके लिए खतरनाक होगा, नाकामी बहुत बुरी होगी, नाकामी भी होगी। लेकिन एक चीज है, देखिए PMLN को बाल GT रोड की पार्टी कहा जाता है, तो GT रोड ही उनका पावर बैंक है। तो वहां से ये कुछ लोग, कितने लोग इकट्ठे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बाल उनको अंडर एस्टिमेट नहीं आप कर सकते, मौलाना फजलुर रहमान को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को इनको बाल कहीं ना कहीं इनको एंगेज करना चाहिए पॉलिटिकली, लेकिन शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के बिहाफ पर पूरा जोर लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ जो है मामला सेटल हो जाए और ये धरने तक नौबत ना आए। और अब मौलाना 10 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। जी जी उसामा साहब, ऐसे वक्त में जब मौलाना को चाहिए था कि अपने स्टूडेंट्स को लेकर कश्मीर पे चढ़ाई करते,
वो इस्लामाबाद चढ़ाई करने निकले हुए हैं। दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं मौलाना और नवाज शरीफ और मरियम नवाज, ये तीनों फिर तरीका वही है। क्या दुनिया में क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या मियां साहब की आज तक कोई स्टेटमेंट आई है कश्मीर के हवाले से कि कोई MPA कोई MNA कोई बंदे ने कहा कि मियां साहब बड़े परेशान है? ये खुद कश्मीरी कहलाते हैं अपने आप को। इन्होंने आज तक एक ना मरियम की स्टेटमेंट आई ना नवाज शरीफ की आई, और अब अगले महीने मियां साहब पूरी पार्टी को जोर दे रहे कि जनाब आप उधर निकले। ऐसे है जैसे वो चाहते हैं कि हुकूमत की, रियासत की, इदारों की तवज्जो कश्मीर के मामले से हटकर यहां लग जाए, इस्लामाबाद। वो तो सर ऐसे लग रहा है जैसे मोदी की जुबान बोल रहे हैं। यार आपको धरना ही देना है, आपने आजादी मार्च करना, 6 महीने बाद भी चले जाए, जब मर्जी करें आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे लेके जाएं स्टूडेंट्स को। शहबाज शरीफ साहब ये सारे जाएं, जाके लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर करें, कहें कि हम आजाद कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर या आर्मी चीफ हमें अलो करें, हम जो है लाइन ऑफ कंट्रोल को अबूर कर जाते हैं कि मुझे किस तरह से पार्लियामेंट पे पहुंचाओ। अगली खबर जनाब, और मियां साहब ये चाह रहे कि मुझे किस तरह से लंदन पहुंचाओ। शहबाज गिल साहब के बारे में बड़ी जबरदस्त खबर आ गई है। नईमुल हक साहब ने कह दिया है कि शहबाज गिल साहब को कोई विफाक में जिम्मेदारी मिल रही है। उस्मान बुज़दार साहब ने कहा उनकी ख्वाहिश पर शहबाज गिल साहब को हटाया गया है, और ये बात बाबर डोगर साहब ने हमारे पिछले प्रोग्राम में कर दी थी। लेकिन अब मामला ये है कि क्या इससे मामला सुलझ जाएंगे असद खरल साहब? अब ये कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात हुई कि भाई ये गवर्नेंस का क्या हाल है? उन्होंने कहा जी ये शहबाज गिल और ओन चौधरी ये मुझे काम नहीं करने देते। इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा जी आपके लोग हैं, ये मुझे नहीं काम करने देते। उन्होंने कहा जी चलो जी ठीक है, इनको हटा देते हैं। उनको हटा दिया गया। अब क्या होगा? उस्मान बुज़दार साहब अगर अब भी कोई गवर्नेंस को बेहतर ना कर सके तो फिर कौन कसूरवार होगा? फिर वो किसके बारे में कहेंगे जी ये काबीना सारी मेरे साथ नहीं है? क्या कहेंगे फिर वो? इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार साहब को आखिरी मौका दिया है। उम्रे से पहले जो इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई थी उसके अंदर 2 चीज़ें तय थी। इमरान खान साहब ने कहा था कि जो भी आपको मसला है मैं आपके वो मसले रफ़ा करता हूँ, अभी रफ़ा करता हूँ, लेकिन मुझे आपसे परफॉर्मेंस चाहिए, और ये आपको मैं लास्ट वार्निंग है, आखिरी मौका दे रहा हूँ। और इमरान खान साहब ने उनको सजेस्ट भी किया था कि अगर आपके पिछले गुनाहों को हैं, उनके पास चीज़ें बहुत सारी पहुँच रही हैं, क्या तो उनके हवाले से आप चूँकि जा रहे हैं अल्लाह के और रसूल के घर, तो वहाँ पे पिछले गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें और वहाँ से क्लियर होके आएँ और पीस ऑफ माइंड के साथ काम करें। जो आप चीज़ें कहते हैं वो अभी मैं कर देता हूँ। उनका एक तो जी जो शहबाज गिल साहब है ना, अगर वो ना होते ना तो मैं बहुत मेरी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स नुमाया होती, क्योंकि उनकी वजह से मैं दब के रह गया, दूध और शहद की नहरें बह रही होती, दब के रह गया। उनका ठीक है, उनको फारिग कर देते हैं। दूसरा ओन चौधरी साहब जो हैं वो भी कोई काम भी नहीं कर रहे। और इन 2 बंदों के ऊपर जो है ना बेसिकली जो उन्होंने बेसिकली इशारे किनारे में यही समझाया कि जनाब ये जसूस हैं, लोगों को तासर देते हैं कि इमरान खान साहब ने ऊपर बिठाया हुआ बुज़दार साहब के, तो मेरी पोजीशन ख़राब करते हैं, और इस तरह का इंप्रेशन है। इसी वजह से मुझे उनकी एंट्रियां बैन करनी पड़ी। तो लिहाजा ये है कि इन 2 बंदों की वजह से सारा जो मेरे अफेयर्स हैं, तबादलों में, ट्रांसफर, बहाना तो नहीं रहा, ये टांगे अड़ाते हैं, ये तो हो गया। अब मामला ये है कि जब वापस आएंगे बुज़दार साहब, उसके बाद वो कौन सा अपना स्पोक्स पर्सन बनाते हैं जो बुज़दार साहब की अचीवमेंट्स को, उनको उनकी शख्सियत को मेरा ख्याल जरूरत ही नहीं है, अब ट्रेंड हो गए, उठाएगा या वो ट्रेंड हो गए होंगे, पता चल जाएगा। अच्छा बाबर डोगर साहब ये बताएं कि आपने कहा था कि जनाब ये लोग मसला थे, ये सेल्फ प्रोजेक्शन थी, उस्मान बुज़दार साहब अगर कुछ करते भी थे तो बताता ही नहीं थे। लेकिन अगर शहबाज गिल में मसला होता तो फिर उनको विफाक के बारे में क्यों कहा जाता कि जिन्हें वहां पर उनको लगाया जा सकता है? तो इसका मतलब है कि उनमें कोई मसला नहीं है, मसला फिर कहीं और है, और वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। जब अगर शहबाज गिल अगर वो सेल्फ प्रोजेक्शन में लगा हुआ था, उस्मान बुज़दार के लिए बेहतर काम नहीं कर रहा था, तो फिर इमरान खान साहब के लिए कैसे बेहतर काम कर देगा? उनको नहीं समझ आ रही कि फिर वो उसको वहां क्यों लेकर जा रहे हैं, क्यों उससे इस तरह की मुलाकात की? अगर वो गलत काम कर रहा था तो उससे मिलना ही नहीं चाहिए था। फिर उस्मा साहब भी आप एक स्पेकुलेशन पर बात कर रहे हैं कि उनको लेकर जाया जाएगा, नईमुल हक साहब ने कहा है, जाएगा, नईमुल हक साहब ने कह दिया, लेकिन मुझे तो अभी भी डाउट है। पहली बात
दूसरी बात आपने इमरान खान के मामले खसूसी हैं वजीर आजम के सर, वो कह रहे हैं मैं पहले भी वो वफाक में अकोमोडेट होना चाह रहे थे, लेकिन वफाक में उस वक्त बहुत बड़े मगरमच्छ वहां पर बैठे हुए हैं और वहां पर एडजस्ट होना कोई आसान काम नहीं है। वो कहते हैं ना खाला जी का वाड़ा नहीं है वहां पर, खाला जी का घर नहीं है, तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लंदन से एक पर्ची लेके आए थे शहबाज गिल साहब, उस वक्त अनिल मसरत साहब की, तो उनको अल्टीमेटली पंजाब में अकोमोडेट कर दिया गया था, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट में उस वक्त भी अकोमोडेट नहीं हो सके थे। तो यहाँ पर सर उनका जो रोल था, उनका जो दायरा असर था, दायरा इख्तियार था, वो सिर्फ ये था कि वो उस्मान बुज़दार के स्पोक्स पर्सन होंगे, उनके स्पोक्समैन होंगे, उनकी कारकर्दगी को मीडिया में उजागर करेंगे, उनकी नलायकियों को जो है वो छुपाएंगे, उनके झूठे सच्चे जो भी कारनामे हैं उनको मीडिया में उजागर जब से उठाए गए हैं कितने कारनामे सामने आ गए हैं। जितने प्रोग्राम मैंने देखे हैं उनके, जितने प्रोग्राम मैंने शहबाज गिल के देखे हैं, किसी वो हर प्रोग्राम में या वो नूली को गालियां दे रहे होते हैं या वो इमरान खान साहब की तारीफें कर रहे होते हैं, तब उनकी बात करेंगे। जितने 3-4 दिन तो हो गए ना, क्या कर लिया उस्मान बुज़दार साहब ने शहबाज गिल के जाने के बाद? कौन सी उनकी प्रोजेक्शन हो गई है? एक मिनट यहाँ पे रुक जाए। फेडरल गवर्नमेंट से कौन से फूलों की बारिश हो रही है? क्या ये जो टैक्स लगाया ये शहबाज गिल ने लगाया, बुज़दार ने लगाया है? क्या ये पेट्रोल महंगा किया इन्होंने की है? क्या ये जो डॉलर की कीमत बढ़ी है इन्होंने नहीं की होगा, है? लेकिन जितने पंजाब फेडरल गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, क्या 228 अरब जो था उस्मान बुज़दार ने माफ करवाया था? और भाजन अगर इमरान खान को डिफेंड किया जा सकता है तो शहबाज उस्मान बुज़दार को भी कर लेते थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। तो अब उस्मान बुज़दार साहब को डिफेंड किया जाएगा, शहबाज गिल चलो साइड पे हो गया। अब आपको क्या लगता है कि कारकर्दगी दिखा लेंगे उस्मान बुज़दार साहब, या जनाब जनरल असेंबली के इजलास से वापसी के बाद उनका भी फैसला हो जाएगा? देखिए अभी तो उनको कुछ टाइम मिला है, अब टाइम में वो परफॉर्म करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो उन्होंने कितना परफॉर्म किया। बहल अब कोई ऐसा वो बंदा ढूंढेंगे स्पोक पर्सन, कई ऐसे शोबे हैं उनमें बड़ी तेजी से वो परफॉर्म कर रहे हैं, डोगर साहब भी जानते हैं ऐसे कोई शोबे हैं उसमें बड़ी तेजी से परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा सर आपकी कहानी आ रही है साहब को असल में वो आया हुआ खबर बहुत बड़ी है ना, मुझे भी कहा जा रहा है कि जी पहले वो आप करवा दें। अच्छा देखें, अब वो कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे अपनी मर्जी का जो सिर्फ दिन रात वो जो तोता होता है ना, वो सिर्फ एक ही बात करता है, वो सिर्फ बुज़दार ही करेगा। जनाब पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो उस्मान बुज़दार ही कर रहा है। अगर वो ना हुआ तो शायद पंजाब भी डूब जाएगा और पाकिस्तान भी डूब जाएगा। इस तरह का कोई बंदा ढूंढ रहे हैं और बंदों की तो बंदियां भी ढूंढ रहे हुई है। आप देखिए आने वाले दिनों में वो लगाएंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, शहबाज गिल के लिए फेडरल गवर्नमेंट में एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल होगी। ये शेर के मुंह से मांस खींचने वाली बात है। वहां पर अवान भी है, फवाद चौधरी भी है, कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा रहा। सब बशीर बनना भी बहुत मुश्किल है। किस बशीर को निकालेंगे? किसको निकालेंगे? भी तो 32 है ना। नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है सर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आईनी पोस्ट है, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। किसको निकालेंगे? उस तरह की नहीं बात, उनको और रोल दिया जा रहा है। जो स्पोक्समैन नहीं बनाना है तो वो 50 पहले हैं, तो इस तरह ना वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं सर, जो पंजाब में मजे थे वो फेडरल गवर्नमेंट में मजे नहीं होने। सिर्फ 1 मिनट रह गया ब्रेक से पहले। मैं चाह रहा हूं कि इस मौजू पर हम थोड़ी सी बात जरूर कर लें कि कश्मीर के हवाले से मकबूजा कश्मीर में 43 रोज हो चुके हैं और कर्फ्यू है। 3 और मासूम शहरियों को शहीद कर दिया है भारतीय फौज ने और जुल्म इंतहा को पहुंच चुका है। आवाज़ें ज़रूर उठ रही हैं, लेकिन एक अजीब बात यह हुई कि आखिरकार भारतीय सुप्रीम कोर्ट, जिसके बारे में बड़ा कहा जाता था जनाब सुप्रीम कोर्ट भारत की कमाल, उसने एक अजीबो गरीब सा, एक फुसफुसा सा, उसको फैसला भी नहीं कह सकते, उसको पता नहीं क्या कहेंगे कि जनाब अगर नेशनल सिक्योरिटी को मसला ना हो, अगर ये ना हो, अगर वो ना हो, अगर इस तरह हो जाए तो ये कर्फ्यू जितनी जल्दी हो सके, बल्कि कर्फ्यू भी नहीं, नॉर्मल की तरफ लाया जाए। और जो जाना चाहता है जनाब वो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो कांग्रेस के एक रहनुमा हैं, तो उनके लिए कहा गया हाँ जी आप जाएं और अगर कोई मसला हुआ हमें बताएं। और चीफ जस्टिस साहब क्या फरमा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के भारत के कि अगर मसला हुआ तो मैं सोच के जरूरत पड़ी तो यह भी हो सकता है कि मैं खुद जाकर मकबूजा कश्मीर में देखूं वहां क्या हो रहा है। तो ऐसे अंधे को अगर नजर नहीं आ रहा कि वहां पर क्या हो रहा है और वो बहाने बना रहे हैं, तो आपको यकीन आ जाना चाहिए कि भारत की सुप्रीम कोर्ट क्या है, कठपुतली से ज्यादा नहीं है। वहां पर हर इदारे में राज है तो सिर्फ आरएसएस का। सर सिर्फ 30 सेकंड है खरल साहब, उस पर ब्रेक के बाद भी बात काश उस चीफ जस्टिस की अपनी फैमिली होती 43 दिन से भूखी प्यासी, तो फिर उसको पता चलता कि सोचते हैं देखते हैं
और ये कठपुतली जो इदारों के ऊपर जो इम्प्रेशन है मोदी के बारे में तो आ ही रहा था, अब वहाँ के जो इदारे हैं वो भी एक कठपुतली का उनको एक जो नाम आ रहे हैं और एक जुडिशरी जैसा इदारा, तो मैं समझता हूँ ये सवालिया निशान है इंडियन जो जुडिशरी है उसके लिए, उस चीफ जस्टिस के लिए, उस इदारे के लिए, उसकी इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि इस तरह की जुल्मों जबर बर्बरियत और ये सारी चीजें देखते हुए भांपते हुए पता होते हुए और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि अगर मगर ये इसका मतलब बाबर साहब वाजे हो गई कि ना भारतीय मीडिया, सरकार तो दूर की बात है, सिविल सोसाइटी हो, कोई भी आप इदारा ले लें, भारत का जो मीडिया है वो, अब सुप्रीम कोर्ट भी, किसी भी इदारे से किसी तरह की कोई खैर की तवक्को की ही नहीं जा सकती। उनका एजेंडा सबका वाजे हो चुका है। अब सेकुलरिज्म इज डेड, अब वहां सिर्फ इंतहा पसंदी है और वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम और इस्तेहसाल है जिस पर सबने आंखें बंद रखनी है। उसामा साहब, मुझे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर शक था, मुझे नहीं यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट कभी भी इंडिपेंडेंट कोई फैसला करेगी, लेकिन अब तो यकीन हो गया। जो आज का फैसला जो मैंने पढ़ा है उसकी डिटेल, जो फैसले की ओरिजिनल कॉपी मैंने पढ़ी है, उसके बाद तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो आरएसएस की कठपुतली है। अच्छा। और वो उसी तरह से नाचेगी जिस तरह से मोदी इसी पर आते हैं, इस पर मजीद बात करें। हो रहा है ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं जाएगा मत। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले बात हो रही थी मकबूजा कश्मीर के हवाले से, जुल्म और जबर की वहाँ पर इंतहा है। जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि 3 कश्मीरी मुसलमानों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया और उसके बाद अभी भी आप रिपोर्ट देखें, AFP की मैं रिपोर्ट देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर इतना जुल्म किया जाता है, फिर जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनको बदल दिया जाता है, जो लोग वहाँ पर शहीद होते हैं उनके डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते, ताकि भारतीय रिकॉर्ड के अंदर आप उनके फौजी से पूछे लोगों को मार रहे हैं और कहते हैं नहीं जी कुछ भी नहीं, हमने किसी पर टॉर्चर ही नहीं किया। जबकि वहां पर आप जाएं, आप देखें जो कुछ बाहर आ सकता है आलमी मीडिया के थ्रू, उसमें इतना दुनिया में शायद इस तरह से करंट लगाना, लोगों को रात को उठा कर ले जाना पूरा पूरा गांव और उसको कई कई दिन तक तशद्दुद का उनको निशाना बनाना और उसके बाद कहना जी कुछ हुआ ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। तो बाबर डोगर साहब, अब ये तो नजर आ रहा है कि अगर कुछ करना है तो भारत के बाहर से ही कुछ होगा, अंदर से कुछ नहीं होने वाला भारत के। उसामा साहब, एक ऐसे वक्त में जब आप देखें कि यूएनओ की अनऑफिशियल मीटिंग हो चुकी है, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की एक अनऑफिशियल मीटिंग हो चुकी, OIC अपनी स्टेटमेंट दे चुकी है, यूरोपियन पार्लियामेंट अपनी स्टेटमेंट दे चुका है, जेनेवा अपनी कन्वेंशन अपनी स्टेटमेंट दे चुका है इंडिया के हवाले से, उसके बाद ह्यूमन राइट्स विंग ऑफ यूएनओ वो इस पर अपनी रिजर्वेशन शो कर चुका है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी अपनी सेनेट की कमेटी है वो कश्मीर के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो कर चुकी है, आधी से ज़्यादा दुनिया अपनी रिजर्वेशन शो कर चुकी है कि कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की दुनिया की बदतरीन वायलेशंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वहां पर सस्पेंड किए गए हैं, लोगों को अद्वियात नहीं मिल रही, लोग भूखों प्यास से मरे हैं, लोगों के जवान बच्चों को उठाया जा रहा है, लोगों की जवान बच्चियों के साथ इंडियन फौजी बेहुरमती कर रहे हैं, वहां पर लोग अस्पताल नहीं जा सकते, वहां पर बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, वहां पर बच्चे जो है उनको खुराक नहीं दी जा रही, मेडिसिन नहीं दी जा रही। इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो है उसका जो आज का डिसीजन है उसामा साहब पढ़कर दिल खून के आंसू रोता है कि क्या इस तरह से मुंसिफ इंसाफ करते हैं, क्या इंडिया में इस तरह से इंसाफ होता है माइनॉरिटीज के साथ कि वो वही जुबान बोल रही है जो मोदी बोल रहा है, वो वही जुबान बोल रही है जो मोदी नवाज मीडिया जुबान बोल रहा है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए फेजेज में आप वहां पर जो कर्फ्यू है उसको उठाएं, फेजेज में अगर आप देखें नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट अगर मुकदम जानते हुए वहां पर बच्चे स्कूलों में जाने हैं उनको लो करें, अस्पताल में बच्चों को जाने के लिए लो करें, इस तरह का फैसला तो है ही नहीं है, ये वर्बल कमेंट्स थे, ये फैसला नहीं था। ऑर्डर तो वो उन्होंने सिर्फ एक सुनाया जो कि वो जो कांग्रेस के लीडर थे गुलाम नबी साहब, उनसे कहा कि जी आप विजिट कर लें, लेकिन आप ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ना कोई रैली निकाल सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। तो उसामा साहब मुझे एक बात बताएं कि मुझे सबसे ज्यादा जो ताजुब हुआ वो हमारे फॉरम मिनिस्टर शाहमूद कुरैशी की उस स्टेटमेंट पे हुआ।
उन्होंने कहा जी कौम को मुबारक हो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट वही जबान बोल रही है जो पाकिस्तान बोल रहा है। यार आप फैसला तो पढ़ लें, ओरिजिनल टेक्स्ट तो पढ़ लें, उसके बाद स्टेटमेंट। पहले भी उनसे इस तरह की कुछ गलतियां हो चुकी हैं। खरल कहानी का वक्त, और वो सब लोग भी ये खरल कहानी ज़रूर सुने जो समझते हैं कि जनाब उस्मान बोजदार साहब बड़े भोले भाले इंसान हैं, बड़े सीधे साधे आदमी हैं। तो सुन लें जनाब, आज उनके अनमोल रत्नों के बारे में खरल साहब सब कुछ बता रहे हैं और सबूतों के साथ। जी खरल साहब। सब कुछ नहीं, टिप ऑफ आइसबर्ग आज मैं बताऊंगा, क्योंकि इतने माशाल्लाह लंबे मामलात के एक कहानी में पूरे नहीं हो सकते। उस्मान बुजदार साहब के भाई हैं उमर बुजदार साहब और एक हैं जाफ़र बुजदार साहब। आजकल लाहौर उनका बहुत आना जाना है, और एक उनके दोस्त हैं नायब नीला नाज़म साबिक डीजी खान और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, वो हैं जावेद इकबाल कैसरानी साहब। जावेद इकबाल कैसरानी साहब ने तो पीसी होटल में बेचारा कमरा ही ले लिया ना, उनका रोज़ आना जाना डीलिंग वीलिंग के लिए, बेहतर है इधर ही कमरा ले ले, कोई बात नहीं। एक हैं तूर बुजदार साहब, ये तो 4-5 जो मैंने बताया। इसके अलावा एक और है साथ जो डील हुई, जो इमरान खान साहब तो पहुँचे। ये 4-5 कैरेक्टर, और एहसन जमील गुजर साहब तो उनके 9 रतन नहीं है, मेरा ख्याल है उनके रत्नों में उस्मान बुजदार शामिल है। और उनको किन की ताकत मिल रही है पीछे से, वो इदारों को पता होगा, या इमरान खान साहब उसका पता करवाना चाहिए उनको, क्योंकि उनकी ज़ाहिर बात हुकूमत की जमात है, और उनके वज़ीर आला अगर डम्मी के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी के इशारों पे काम कर रहे हैं, तो वो उनको देखना चाहिए। एक तो दूसरी एक कहानी में बताता हूँ, 5 क्लब रोड की कहानी, जो साथ ही बिल्कुल 7 क्लब सीएम साहब जो बैठते हैं उसके साथ ही है। अच्छा। एक सीएम कंप्लेंट ऑफिस है वो। हाँ जी। वहाँ पे मलक असद अली खोखर जो पीपी 168 से एमपीए मुंतखब हुए, और जिनका अभी आपने वजारत का कलमदान भी संभालते हुए आपने देखी होंगी तस्वीरें और खबरें पढ़ी होंगी। 1-2 रोज़ उम्रे के दौरान जब वो गए और परवेज लाई साहब ने, एक्टिंग गवर्नर ने उनसे हलफ लिया। वो शिकायत सेल वज़ीर आला के चेयरमैन थे, और ताहिर चीमा साहब जो हैं वो जनूबी महाज सूबा पंजाब के हवाले से रूए रवां थे, उनका भी वहाँ पे ऑफिस था। ज़राए से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास एक ऑडियो पहुंची, रिकॉर्डिंग पहुंची। उस रिकॉर्डिंग के अंदर क्या था कि अता रहमान एमपी जो थे नून लीग के खानेवाल डिस्ट्रिक्ट से, जो एक लड़की का 21 साल स्कैंडल आया और वो वीडियो रेप के हवाले से उन्होंने कुछ जारी करके ब्लैकमेल किया, वो बहुत हाईलाइटेड केस था। उस हवाले से ताहिर चीमा साहब उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं कि जनाब वो चूँकि मामला बड़े मीडिया में हाईलाइटेड हैं, और मेरे अलावा उसमें नंबर 1 यानी सीएम साहब की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, उनका भी बीच में, और वसीम लंगड़ियाल का भी उस ऑडियो में नाम आया है। तो 10 करोड़ के अंदर ये डील डन होती है, ये इमरान खान साहब तक चीज़ पहुंच जाती है। और उसमें मलक असद अली भी चूँकि साथ उस बैठते थे उसी दफ्तर में। तो इस पे इमरान खान साहब ने बुजदार साहब को ये कहा कि फौरी तौर पर ये दफ्तर बंद किया जाए और इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। फौरी तौर पर 5 क्लब रोड है वहाँ पे सील कर दिया गया उस दफ्तर को, इनसे रिजाइन ले लिया गया। उसके बाद मलक, अच्छा एक और, ये रिजाइन किनसे लिया गया? इनसे ही, यानी जो सूबा मुहाज से भी जो उनके थे, उनके तो वैसे ही था, उनको भी निकाल दिया गया, और साथ मलक असद साहब से। एक और आपको ट्रांजैक्शन बताऊं, लाहौर के अंदर एक पोश इलाके में 2 कनाल की कोठी, एक लैंड क्रूजर गाड़ी और तकरीबन 20 करोड़ कैश, वो पंजाब की एक अहम शख्सियत के भाई को दिया गया है, दी गई हैं चीजें। क्यों? और उसके बदले में एक वजारत ली गई है। ये किसने दी है, किसको दी है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा है। हाँ, अच्छा अगली ये लेन देन वजारतों के लिए। और सुन लें, एक एमएनए साबिक साउथ पंजाब के, उन्होंने 100 एकड़ जमीन ली है बेनामी, और उनके जो जमीन की जो पेमेंट है वो एक पंजाब हुकूमत के जो सूबाई एक वजीर हैं, जिनको 6 महीने करप्शन की वजह से पहले निकाला जा रहा था, खबरें आ रही थी, उनकी अहलिया के अकाउंट से वहां पेमेंट हुई है उस जमीन की, उनकी अहलिया के अकाउंट से। फिर ये जो 10 करोड़ का मामला है, इसके अंदर भी समीउल्लाह साहब, वसीम लंगड़ियाल साहब, ताहिर चीमा साहब और बुजदार साहब का नाम आ गया, और उस ऑडियो में एक ब्यूरोक्रेट का नाम भी शामिल है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं जनाब आगे, जिस तरह मैंने बताया कि ये वो चीजें हो रही हैं। अच्छा, तूर बुजदार साहब
तूर बुजदार साहब डीलिंग वीलिंग कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो उमर बुजदार साहब भाई हैं सीएम साहब के, और जाफर बुजदार साहब, उनके हवाले से भी कहानियां लंबी चौड़ी हैं। एक इसमें और अहम जो पहलू है वो है जो बात आ रही थी इसके हवाले से, जो एक तो बुजदार साहब के हवाले से ना जो मामला चल रहे हैं उनके जो लोगों के, हाँ एक थे बुजदार साहब के बड़े करीबी जो ऑफिसर उनके साथ जब नाजम थे, तहसील नाजम, तो वो काम करते रहे, उनका नाम है मुख्तार जुतोई। अच्छा, वो चांद रोज कबल आए, वो पीएस थे, और अभी कैडर चेंज होने के वाले से जब खबर आई तो वो इधर पहुंच गए। अच्छा, उन्होंने कहा जी मेरा कैडर चेंज कर दिया जाए ताकि मैं टीएमओ बन सकूं। अच्छा, तो उनसे एक रकम का मुझे वो भी पता है फिगर, तकाजा कर लिया गया कि आप ये पैसे दें। उन्होंने कहा जी मैंने तो आपका अरसा दराज से खर्चा उठा रहा हूं, आपके घर का, आपके डेरे का, हत्ता के मैं बात नहीं कर रहा, उसने बात चूंकि की है कि आपके वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ अप्रैल में 2019 में, तो उसके अखराजात भी ज्यादातर मैंने उठाए, तो मेरे से भी ये पैसे मांग रहे हैं, ये मेरे से भी ये पैसे मांग रहे हैं। तो वो अभी वापस नहीं पहुंचा था। अच्छा, उसके लिए ऑडिट की टीम को भेज दिया गया कि इस गुस्ताख ने हमारे सामने ऐसी बात कर दी है। अब ये डिले मिले हो रही है। खान साहब, अगर आपको कुछ चीज चाहिए हो, सबूत चाहिए हो, तो बुजदार साहब को बुला लीजिएगा। ये मैं सारी चीजें सामने आपके रखूंगा। बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। एक और चीज के पंजाब में एक ऐसे भी मिनिस्टर हैं जिन पर 18 से 20 कत्ल के मुकदमे हैं। ऐसे भी मिनिस्टर हैं जिन पर 18 से 20 कत्ल के मुकदमे हैं, और सुना है कि उन्होंने भी अच्छी खासी रकम दे के मिनिस्ट्री हासिल की है। और मैंने उनका प्रोफाइल चेक किया, किसी ने मुझे उनसे कहा, मुझसे बेट लगा दी कि उन्होंने मैट्रिक नहीं किया, वो अंडर मैट्रिक हैं। तो मैंने उनकी वेबसाइट से पूरा पता किया, कहीं उनकी क्वालिफिकेशन लिखी नहीं हुई जिससे रिफ्लेक्ट हो सके कि उनकी एजुकेशन। कहीं इनकी भी क्वालिफिकेशन पैसा तो नहीं है? ऑफ कोर्स पैसा ही पता नहीं शायर जी उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं जिन्होंने एक डीआईजी ऑपरेशन जब लाहौर में था। मैं तो परेशान हो गया। आपने प्लाट की एग्जाम्पशन जो 3 मरले अपनी मरले के 3 घर दिए थे, हाँ 3 मरले के कमर्शियल 3 प्लाट दिए थे डीआईजी ऑपरेशन को, तो शायद उन साहब की ये बात कर रहे हैं। तो लाजा जो कलमदान के लिए, करप्शन के लिए, कत्लों के लिए, लूट मार के लिए मैट्रिक की शर्त होना लाजमी है। कि पैसा बेतहाशा हो, करोड़ों अरब रुपया हो, तो आप हर हुकूमत में एडजस्ट हो सकते हैं। अब इस चीज का नोटिस देखते हैं कि इमरान खान साहब लेते हैं नहीं। खरल साहब ने कह दिया जी आप बुला लें उस्मान बुजदार साहब को, मैं भी बैठता हूं, उनके पास सबूत भी मौजूद है। बहुत बड़ा चैलेंज है। कल क्या होगा? कल बहुत सी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक तो यूरोपियन यूनियन में बात होनी है कश्मीर के हवाले से, ये बहुत अहम है, और दबाव उम्मीद है कि बढ़ेगा कश्मीर के हवाले से भारत पर, क्योंकि यहीं पर इसी के रुकन ये कह चुके हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत पर पाबंदियां लगाई जाएं, ट्रेड की पाबंदियां लगाई जाएं, वरना लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा तुर्की के जो सहाफ़ी हैं उनको एलओसी का दौरा करवाया जाएगा, और आपको पता है कि तुर्की हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और वो भी बहुत ज़्यादा मकबूजा कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहा है। उनको बाकायदा वहाँ पर जाकर दिखाया जाएगा कि हो क्या रहा है। और मरीम साहबा के हवाले से कि वो नायब सदर रह सकती हैं नून लीग या नहीं, इस पर इंशाल्लाह हम कल बात भी करेंगे। बाबर साहब, कल मुराद अली शाह जो है उनके लिए नैब की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है वो सिंध जा रही है, वो उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। करप्शन के चार्जेस पर उनके सामने सारे एविडेंसेस रखे जाएंगे। एक एक चीज़ जो है उसमें जीआईटी की रिपोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है। नैब अपना सारा रिकॉर्ड उनके सामने रखेगी, और उसके बाद एक सवालात उनको दिए जाएंगे जिसके लिए वो कुछ टाइम मांगेंगे कि जो मुझे कुछ दिन दिए जाएँ वो, ताकि मैं उसके जवाब दे सकूँ। तो बहल कल उनकी रेस्ट नहीं होगी, कल वो बच जाएंगे, लेकिन कल बच जाएंगे। तक आगे देखें क्या बनता। कई दफ़ा जरदारी साहब और फरयाल तारपुर साहब बची थी, लेकिन उसके बाद फिर गिरफ्तारी हो गई थी। जी असद साहब, इजाज़ुल हक साहब जो हैं वो आपके लिए शॉकिंग होगा कि वो भी शायद नायब के रडार पे आ रहे हैं, क्योंकि साउथ पंजाब में उनके कुछ चेते जो तहसील नाज़म MPA रहे हैं 20 अरब के करीब मुख्तलिफ हवालों से मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और नजायज़ राशि असासे बनाने की चीज़ें सामने आ रही हैं। और इजाज़ुल हक साहब एज ए वज़ीर मजहबी अमूर भी थे, वहाँ पे रहे हैं उस इलाके में। तो चीज़ें नैब और FI के पास बहुत सारी पहुँच चुकी हैं, उस हवाले से ये रडार में आ सकते हैं। 6 अरब की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब में, 3 अरब चला गया है, 3 अरब रुक गया है, 12 अरब की टोटल इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं। करोड़ों तो ये बहुत सारे मामला हैं, ये भी अब इदारों के रडार पे आ चुके हैं। ऐसी ही और ख़बरों के साथ, ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह आपसे कल भी मुलाकात होगी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।